इस देश के 14 प्रधानमंत्रियों ने कुल मिलाकर मात्र 55 लाख करोड़ रुपए का कर्जा लिया। 67 साल में 14 प्रधानमंत्रियों ने कुल 55 लाख करोड़ का कब्जा लिया। नमस्कार, SPN9 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मानसी जायसवाल। देश को किस तरीके से कर्जे में डुबोया जा रहा है, कांग्रेस नेता ने इसका खुलासा किया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत की। मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए सुप्रिया श्रीनेत ने खुलासा किया है कि कर्ज में डूबता जा रहा है देश, और इसको डुबाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अडानी की महत्वपूर्ण भूमिका है। जी हां, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या कुछ सुप्रिया श्रीनेत ने कहा है, सुनिए। माफी के लिए क्षमा चाहती हूं। आप सबको मेरा नमस्कार। और 9 साल का क्योंकि जश्न मोदी सरकार बना रही है, तो जरूरी है कि आईना भी दिखाया जाता रहे। नरेंद्र मोदी जी ने वो कीर्तिमान स्थापित किया है जो इस देश के 14 प्रधानमंत्री उनसे पहले नहीं कर पाए हैं। इस देश के 14 प्रधानमंत्रियों ने कुल मिलाकर मात्र 55 लाख करोड़ रुपए का कर्जा लिया। 67 साल में 14 प्रधानमंत्रियों ने कुल 55 लाख करोड़ का कब्जा लिया। और हर बार रेस में आगे रहने की चाहत वाले नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 9 साल में हिंदुस्तान का कर्जा तिगुना कर दिया। 100 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्जा उन्होंने मात्र 9 साल में ले लिया। कहां 67 साल में 55 लाख करोड़ लिया गया था। तो एक नया कीर्तिमान उन्होंने वो स्थापित किया जो इस देश के 14 और प्रधानमंत्री नहीं कर पाए। सिंपल तौर पे बता दूं, अगर इस समय, इस वक्त, इस सेकंड पर एक बच्चा इस देश में पैदा हो रहा है, तो उसके सिर पर भी 1,20,000 रुपए का कर्जा लादने का काम मोदी सरकार ने पिछले 9 साल में किया है। और अगर और सिंपली बोलने पर आ जाऊं तो हर सेकंड इस सरकार ने 4 लाख रुपए का कर्जा लिया है। हर मिनट पर लगभग 2.5 करोड़ का लिया है। हर घंटे पर 144 करोड़ का कर्जा लिया है। 3,456 करोड़ का कर्जा हर दिन लिया है। हर महीने 1 लाख करोड़ से ज्यादा, और हर साल लगभग 12.5 लाख करोड़ का कर्जा लिया है। इसीलिए 9 सालों में 100 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जा लेने का कीर्तिमान और इस देश के लोगों पर कर्जा के बोझ तले उनको दबाने का कीर्तिमान नरेंद्र मोदी जी ने स्थापित किया है। आप इनसे कोई भी सवाल पूछिए, बाकी देशों की बात करते हैं तो उस पर भी आईना दिखाना जरूरी है। भारत का डेट टू जीडीपी रेशियो, मतलब कर्ज और जीडीपी का जो अनुपात होता है, जो रेशियो होता है, वो 84% पर है इस समय। और हमारे तरह की जो इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज हैं या प्रगतिशील डेवलपिंग इकोनॉमीज जिनको कहते हैं, उनका औसतन ये रेशियो 64.5% पे है। हमारा 84% पर है, उनका 64.5% पे है, 64.5% पर। एक समस्या और भी है, जब आपका ऋण 155 लाख करोड़ हो जाता है तो उस पर आपको ब्याज भी चुकाना पड़ता है। हर साल 11 लाख करोड़ तो सिर्फ ब्याज चुकाने में, मतलब इंटरेस्ट पेमेंट में दिया जा रहा है। 11 लाख करोड़। उससे कितने IITs, कितने एम्स बन सकते हैं, कितने लोगों का इलाज हो सकता है, कितने बच्चे कुपोषित होने से बच सकते हैं, कितनी मिड डे स्कीम्स चल सकती हैं, इसका अनुमान ही नहीं लगाया जा सकता है। 11 लाख करोड़ सिर्फ इस डेट की सर्विसिंग में, जिसको इंटरेस्ट पेमेंट कहते हैं, होता है। लेकिन एक बहुत भयावह चीज हो रही है। CAG की रिपोर्ट, यह हमारी रिपोर्ट नहीं है, यह CAG की रिपोर्ट है। और CAG की रिपोर्ट यह साफ तौर से कहती है कि 2020 में ही हमारी जो ऋण स्थिरता थी, जिसको डेट स्टेबिलिटी कहते हैं, वो नेगेटिव में जा चुकी थी। और तब
डेट टू जीडीपी रेशियो, तब ऋण और जीडीपी का अनुपात मात्र 52% था, अब वो 84% है। तो हमारी डेट रीपेमेंट की, कर्जे को पाटने की क्षमता पर भी सवाल उठाया जा रहा है। यह भयावह स्थिति हो रही है। एक और बड़ा सवाल है, और यह बड़ा सवाल हम सबके मन में आना चाहिए, क्योंकि सरकार आपको खर्रे बताने लगती है। हां, हमने कर्जा लिया, हमने 80 करोड़ लोगों को फ्री का राशन दिया। इसका फायदा किसको हो रहा है? क्या इसका फायदा गरीब को हो रहा है? क्या इसका फायदा मध्यम वर्ग को हो रहा है? क्या इसका फायदा निम्न मध्यम वर्ग को, आम आदमी को, युवा को, स्टूडेंट को हो रहा है? आप सुनकर भौचक्के रह जाएंगे कि ये जो इतना बड़ा बड़ा कर्जा उठाया जा रहा है, हमें और आपको कर्जे के तले दबाया जा रहा है, इसका फायदा न गरीब को है न मध्यम वर्ग को है, इसका फायदा सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों को है। इस कर्जा लेने के दौरान 23 करोड़ लोग गरीबी की सीमा रेखा से नीचे चले गए, 83% लोगों की आय कम हुई, 11,000 से ज्यादा तो लघु मध्यम उद्योग, जिनको एमएसएमई कहा जाता है, वो पिछले साल ही बंद हो गए। लेकिन जो अरबपतियों की संख्या 2020 में 102 पर थी, वो जरूर बढ़ के 166 पर पहुंच गई। तो इसका फायदा भी सिर्फ और सिर्फ धन्ना सेठों को, अमीरों को और मोदी जी के परम प्रिय मित्रों को हो रहा है। अब दूसरा सवाल उठता है, ठीक है उनको फायदा हो रहा है, भाई वो तो पार्ट ऑफ इंडिया ग्रोथ स्टोरी है। अगर मोदी जी की सुन लीजिए, हमारा आपका क्या योगदान है? हम कुछ नहीं करते हैं, वो 10% लोग बहुत कुछ करते हैं। लेकिन सत्य उससे विपरीत है, क्योंकि ना वो भारत की विकास दर में अपना योगदान दे रहे हैं, ना टैक्स दे रहे हैं उतना। टैक्स वसूली हमसे, आपसे, गरीबों से, निम्न मध्यम वर्ग से करी जा रही है, कर्जा हमारे ऊपर लादा जा रहा है, और सारा का सारा लाभ पूंजीपतियों को मिल रहा है। और इसीलिए जो दूसरा एक मुद्दा है पिछले 9 सालों का, एक तो है कि कर्जा तिगुना कर दिया, 100 लाख करोड़ का कर्जा उठा लिया 9 सालों में, और दूसरा एक है जो ये कहेंगे और कहते कहते थकते नहीं है, टैक्स कलेक्शन भी तिगुना हो गया, टैक्स कलेक्शन भी तिगुना हो गया। इससे ज्यादा वाहियात, इससे ज्यादा बड़ा कुतर्क और इससे ज्यादा नैतिक दिवालियापन का कोई और बयान और शर्मिंदगी का ये सरकार दे नहीं सकती है, क्योंकि इसकी भी असलियत सुन लीजिए, और ये असलियत सुननी और समझनी दोनों जरूरी है। जो भयावह आर्थिक असमानता है इस देश में, उसका नतीजा है कि जो सबसे निचला 50% इस देश का तबका है, अगर इस देश की आबादी को 2 हिस्सों में बांट दिया जाए, 50% अमीर और 50% सबसे निचला तबका, तो जो 50% सबसे निचला तबका है, वो जीएसटी कलेक्शन का 64% पैसा दे रहा है। सबसे गरीब 50% जीएसटी का 2/3 से ज्यादा पैसा दे रहा है, 64%। मध्यम वर्ग 40% जीएसटी का पैसा दे रहा है। लेकिन क्या आप यह सुनकर भौचक्के रह जाएंगे कि जो 10% लोग, जिनके हाथ में हिंदुस्तान के 80% संसाधन और संपत्ति है, वो मात्र 3 से 4% समूचे जीएसटी कलेक्शन का पैसा दे रहे हैं। सबसे गरीब 50% इस देश की जनता सारे जीएसटी का 64% दे रही है। उनके पास इस देश की मात्र 3% संपत्ति है, और जिन 10% की इस देश की 80% संपत्ति पर कब्जा करके बैठे हैं, वो मात्र 3% जीएसटी कलेक्शन का दे रहे हैं। क्योंकि एक बात साफ है, और ये पानी की तरह साफ है, कि आटा, दही, दवाई, पढ़ाई, इन सब पर जीएसटी लगाकर जो वसूली सरकार कर रही है, उसका खामियाजा तो गरीब आदमी को भुगतना पड़ रहा है, उसका खामियाजा तो मिडिल क्लास को भुगतना पड़ रहा है। धन्ना सेठ तो सब मस्त है, लेकिन सरकार सब कुछ जानते बूझते हुए भी सिर्फ और सिर्फ छुपाने पर तथ्यों को तुली हुई है। ये सारी चीजें कोई आइसोलेशन में नहीं हो रही हैं, इन सारी चीजों का अर्थव्यवस्था पे प्रभाव पड़ रहा है। हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था का सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है, वो कंजम्पशन मतलब उपभोग होता है। हमारा उपभोग जीडीपी का 61.1% था वित्तीय वर्ष 2022 में, वो गिरकर 60% पर आ गया है, अभी हाल ही के जीडीपी डेटा में, जिसको लेकर ये कसीदे पढ़ रहे थे।
ये बहुत बड़ा भयावह स्थिति है कि देश के लोग गरीबी के चलते, महंगाई के चलते, टैक्स वसूली के चलते कम कंज्यूम कर रहे हैं, कम उपभोग कर रहे हैं। यह गरीबी का सबसे बड़ा सूचक होता है। और आपकी जानकारी के लिए हमने इस मंच से पहले भी साझा किया, अभी भी साझा कर देते हैं। वसूली तो आप ही की जेबों से हो रही है, डाका तो आप ही के पर्स पे पड़ रहा है, आप ही के घर के बजट पर पड़ रहा है। इस देश में अगर परचेजिंग पावर ऑफ रुपी की पैरिटी से देखा जाए तो सबसे महंगी दुनिया की रसोई गैस भारत में बिक रही है, तीसरा सबसे महंगा पेट्रोल भारत में बिक रहा है, 8वां सबसे महंगा डीजल भारत में बिक रहा है। तो भैया अच्छे दिन किसके आए हैं? कहां है वो मायावी अच्छे दिन जो आ ही नहीं पाए हैं? कर्जे के तले हम दबे हैं, उपभोग हम कम कर रहे हैं, महंगाई से हम त्रस्त हैं, लगातार पेट्रोल, डीजल, एलपीजी के दामों को बढ़ाया जा रहा है। और अंत में एक बात मैं ये जरूर कहूंगी कि ये कहनी जरूरी है कि जो टैक्स वसूली हो रही है, चाहे वो जीएसटी के थ्रू हो, चाहे वो एक्साइज ड्यूटी, फ्यूल के थ्रू हो, जहां पर आपको महंगा एलपीजी, महंगी पेट्रोल, महंगी डीजल, और डीजल के महंगे होते बाकी फल, फ्रूट, सब्जी जो सब महंगी है, उसका प्रभाव आम आदमी पर पड़ रहा है। उसका प्रभाव मोदी जी के मित्र मंडली पर नहीं पड़ रहा है, धन्ना सेठों पर नहीं पड़ रहा है। तो सुना आपने किस तरीके से सुप्रिया श्रीनेत यहाँ पर बड़ा हमला बोलती हुई नजर आई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। अब जितने भी आरोप यहाँ पर सुप्रिया श्रीनेत की तरफ से लगाए गए हैं, क्या उनमें वाकई सच्चाई है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज।